हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्मार्ट आईएएस। तो आज हम डिस्कस करेंगे 29 जनवरी 2025 का डेली करंट अफेयर्स। इन द डेली करंट अफेयर्स वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट थ्री टॉपिक्स टुडे। पहला है ASER 2024 रिपोर्ट। ये एसर रिपोर्ट है जो एनजीओ प्रथम निकालता है हर साल। एनजीओ प्रथम एक लीडिंग एनजीओ है जो कि एजुकेशन के फील्ड में काम करता है। एजुकेशन से रिलेटेड डेटा गवर्नमेंट को देता है, सोसाइटी के सामने देता है और एजुकेशन के बारे में बताता है। एजुकेशन हमें कहाँ पढ़ना है? सोशल जस्टिस जीएस पेपर 2 में। डीप सीक एआई डीप सीक एआई एक चाइनीज एआई है जो पिछले एक दो दिनों में, 2-3 दिनों में बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। तो इसके बारे में थोड़ी चीज़ें हम लोग पढ़ लेंगे। डी नोटिफाइड नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक ट्राइब का ये टाइप है, लीगल टाइप है डी नोटिफाइड नोमैडिक ट्राइब वगैरह, जो कि अगेन हम सोशल जस्टिस में पढ़ेंगे। तो वी आर गोइंग टू कवर 3 टॉपिक्स टुडे। फर्स्ट इज ASER 2024 रिपोर्ट। तो रिपोर्ट का हाईलाइट इसमें है कि रिपोर्ट्स के बारे में जो भी हाईलाइट्स है वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। इट हाईलाइट्स अ फुल रिकवरी इन फाउंडेशनल लिटरेसी, फुल रिकवरी इन फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी स्किल्स पोस्ट पैंडेमिक। पैंडेमिक के टाइम पे क्या हुआ था? पैंडेमिक के टाइम पे स्टूडेंट जो है स्कूल जा तो पा नहीं रहे थे और स्कूल नहीं जा पा रहे थे, तो इसके वजह से भले ही उनका 1-2 क्लास अपग्रेड हो गया, बट वहां पे लर्निंग लॉस बहुत ज्यादा हो रहा था। वो आगे के क्लास वाले चीजें सीख नहीं पा रहे थे। उसका रिकवरी हुआ है, ये ASER रिपोर्ट बोलता है। ASER 2024 रिपोर्ट फाइंडिंग्स। ASER इज कंडक्टेड बाई एनजीओ प्रथम। फुल फॉर्म क्या है? एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट टू मेजर बेसिक रीडिंग एंड अर्थमेटिक लेवल। बेसिक रीडिंग कि बच्चे 2nd क्लास, 3rd क्लास, 4th क्लास का जो रीडिंग है, हिंदी का हो, इंग्लिश का हो, असमिया का हो, वो कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। अटेंडेंस एंड अदर स्कूल रिलेटेड इंडिकेटर्स अक्रॉस रूरल इंडिया। रूरल इंडिया में 2005 से अटेंडेंस के से रिलेटेड अर्थमेटिक लेवल्स, मतलब सिंपल मैथमेटिक्स उनसे हो पा रहा है कि नहीं, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, ऐसी चीजें ये बेसिक अर्थमेटिक और बेसिक रीडिंग लेवल देखते हैं। It tests the schooling status for children in the age group for 3 to 16। बच्चों का 3 से 16 तक अगर हम बात करें 3 से 16 में, तो 3 से बच्चों को कहाँ डाला जाता है? आंगनबाड़ी में डाला जाता है। तो आंगनबाड़ी जो है 3 से 6 साल तक बच्चों का टेक केयर करती हैं, उनको थोड़ा बहुत बेसिक प्री स्कूलिंग जैसा पढ़ाती हैं। 6 से 16 तक बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? प्राइमरी स्कूल में पढ़ रहे होते हैं, सेकेंडरी स्कूल में पढ़ रहे होते हैं। तो उन सारे बच्चों को ये लोग टेस्ट करते हैं। एबिलिटी टू रीड सिंपल टेक्स्ट एंड डू बेसिक अर्थमेटिक 5 साल से 16 साल के बच्चों के लिए। 3-4 साल के बच्चों के लिए वो सिंपल टेक्स्ट और बेसिक अर्थमेटिक की बात नहीं करते हैं। एनुअली इसको कंडक्ट किया जाता रहा है। देयर आफ्टर एन ऑल्टरनेट ईयर साइकिल वाज इंट्रोड्यूस 2014 के बाद से। द रिपोर्ट हाईलाइट्स अ फुल रिकवरी इन फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी स्किल पोस्ट पैंडेमिक। फुल रिकवरी यहां देखने के लिए मिला है, ऐसा ये रिपोर्ट बोलता है। तो यहां पे आप देखोगे 18 में, 2020 में, 22 में और 2024 में हमारे पास डेटा है। एज 3% चिल्ड्रन इनरोल्ड इन डिफरेंट टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशन। कितने बच्चे डिफरेंट टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशन में इनरोल्ड है? आंगनबाड़ी की हम बात करें तो आंगनबाड़ी में 2024 में 66.8% बच्चे इनरोल्ड हैं। कितने परसेंट बच्चे इनरोल्ड हैं? गवर्नमेंट स्कूल्स की बात करें, वहां पर रेड लाइन जो है बहुत छोटा है। प्राइवेट एलकेजी यूकेजी में काफी और जो स्कूल्स में नहीं है उसमें भी काफी है। 2018 में ऑलमोस्ट 29% बच्चे थे, खासकर छोटे बच्चे जिनका एज 3 है, वो स्कूल्स में कहीं नहीं थे। 2024 में वो घट के 20% तक आए हैं। तो वैसे ही स्कूल के हिसाब से एज 4 साल के बच्चों का ये हाल है। 11% बच्चे इनरोल्ड नहीं है अभी, पहले ज़्यादा बच्चे इनरोल्ड नहीं थे। ऐसे ये ASER ये सारा डोमेन कवर करती है। बच्चों का एज एंड सेक्स, इनरोलमेंट स्टेटस, ट्यूशन पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं, ट्यूशन फीस कितना देते हैं, स्कूल अटेंडेंस लास्ट वीक, स्मार्टफोन एक्सेस है कि नहीं, नया इंट्रोड्यूस हो रहा है कि बच्चों के पास स्मार्टफोन का एक्सेस है कि नहीं, यूज कर पाते कि नहीं। उनके खुद को स्मार्टफोन उनको नहीं देना है, बट एक्सेस उनके पेरेंट्स के थ्रू मिलता है कि नहीं मिलता है। बेसिक रीडिंग, बेसिक अर्थमेटिक, इंग्लिश रीडिंग एंड मीनिंग, बोनस टूल, एप्लीकेशन ऑफ मैथ टू एवरीडे टास्क, वो कर पाते हैं कि नहीं। डिजिटल स्किल्स क्या है उनके पास, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन,
वर्ल्ड प्रॉब्लम समझ पाते हैं कि नहीं, राइटिंग वगैरह, ये सारा बच्चों के बारे में ये सारा इंफॉर्मेशन लिया जाता है और लेके उससे एनालिसिस किया जाता है। तो इस साल की जो रिपोर्ट बनी है, द परसेंटेज ऑफ क्लास 5th चिल्ड्रन रीडिंग एट क्लास 2nd लेवल रोज फ्रॉम 42% टू 48%। क्लास 5 चिल्ड्रन क्लास 2 का रीडिंग जो कर रहे वो 42 से बढ़ के 48 हो गया है, 48.8। मतलब क्लास 5 के बच्चे भी क्लास 2 लेवल का रीडिंग नहीं कर पाते। सोचो 50% बच्चे अभी भी नहीं कर पाते। इसको लर्निंग पॉवर्टी बोल दिया जाता है। लर्निंग पॉवर्टी जब आप सोशल जस्टिस पढ़ते हो स्टैटिक पोर्शन, उसमें आपको पढ़ाया जाता है ना, कि बच्चों के लर्निंग्स में जो गैप है। अर्थमेटिक स्कूल की स्किल्स की बात करें, प्रोपोर्शन ऑफ क्लास 3 चिल्ड्रन एबल टू डू सब्ट्रैक्शन रोज सिग्निफिकेंटली इन गवर्नमेंट स्कूल। गवर्नमेंट स्कूल में बच्चे पहले सब्ट्रैक्शन 20% बच्चे सिर्फ कर पा रहे थे, अब 27% कर पा रहे हैं। क्लास 3 चिल्ड्रन की बात हो रही है, मतलब क्लास 3 के चिल्ड्रन में सब्ट्रैक्शन मुश्किल से ही कर पा रहे हैं। इंप्रूवमेंट इन लर्निंग लेवल, तो एलिमेंट्री लेवल रीडिंग एंड अर्थमेटिक स्किल्स तो ऑब्वियसली इंप्रूव हुआ ही है। प्री स्कूल इनरोलमेंट भी इंप्रूव हो गया, जैसा कि हम लोग ये डेटा एनालिसिस कर रहे थे 3 साल के बच्चों का, 4 साल के बच्चों का और वापस से 5 साल के बच्चों का, है ना। 2018 में 8% ऐसे बच्चे थे जिनका एज 5 ईयर था और किसी जगह एनरोल्ड नहीं थे। 2024 में 6% बच्चे ही ऐसे हैं जो 5 साल के हैं और कहीं एनरोल्ड नहीं है। तो ये चीजें भी क्या हुई हैं, इंप्रूव हुई हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं फाइंडिंग्स ऑन ओल्डर चिल्ड्रन। 15-16 साल के बच्चों का क्या था। गर्ल्स परफॉर्म्ड एज वेल एज और बेटर देन बॉयज इन सेवरल स्टेट्स। बहुत सारे स्टेट्स में गर्ल्स का परफॉर्मेंस ज्यादा बेटर था बॉयज से। इंक्रीज एक्सेस टू मोबाइल फॉर एजुकेशनल पर्पस वाज नोटेड विथ ओवर 80% ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हैविंग एक्सेस। जो बड़े बच्चे हैं 15-16 साल के बच्चे, उसमें 80% से ज्यादा बच्चों के पास स्मार्टफोन का एक्सेस था, भले ही उनका खुद का स्मार्टफोन हो या पेरेंट्स के थ्रू उनको एक्सेस मिला हो। डिजिटल लिटरेसी पहली बार ASER रिपोर्ट में डाला गया, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 2024 में फर्स्ट टाइम इट इंक्लूड्स अ कंपोनेंट ऑफ डिजिटल लिटरेसी अमंग द एज ग्रुप ऑफ 14 to 16। 14 के पहले वाले बच्चों के लिए डिजिटल लिटरेसी की बात नहीं की गई। 14 साल का बच्चा है, उसमें एक्सेस टू स्मार्टफोन ऑलमोस्ट यूनिवर्सल, यूनिवर्सल मतलब ऑलमोस्ट सबके पास है, 90% बच्चों के पास पाया गया। बट फिर भी स्मार्टफोन के ओनरशिप में गैप मिला। जहां तक बॉयज के खुद के पास 36% स्मार्टफोन था, गर्ल्स के पास सिर्फ 26.9 मतलब 27%, और बाकी केस में वो पेरेंट का यूज कर रहे होंगे तभी 90% पहुंचता होगा। स्मार्टफोन का यूजेज ज्यादा देखा गया सोशल मीडिया के लिए और कम देखा गया एजुकेशनल पर्पस। सोशल मीडिया के लिए 76% लोग स्मार्टफोन यूज कर रहे थे, जबकि 57% टीनेजर्स किसके लिए यूज कर रहे हैं, तो एजुकेशन के लिए। ये सारा जीएस पेपर 2 में, एथिक्स में, ऐसे में ये बहुत सारा डेटा जो है ये डायरेक्टली आप यूज कर सकते हो। ASER 2024 report findings. National education policy has contributed to these improvement by emphasizing foundational learning. Foundational learning पे फोकस किया है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने और इसकी वजह से यहाँ पे हमें इंप्रूवमेंट देखने के लिए मिल रहा है। अब बात है अर्ली चाइल्डहुड केयर की। अर्ली चाइल्डहुड केयर को और ज्यादा प्रमोट करना है और एजुकेशन को प्रमोट करना है। खासकर NEP recommends starting class 1 at age 6 to ensure cognitive and social readiness. Cognitive and social readiness को बढ़ाना class 1 at the age of 6 से। ठीक है, स्ट्रेंथनिंग आंगनवाड़ी सेंटर। आंगनवाड़ी सेंटर किसके लिए होता है, 3 से 6 साल के बच्चों के लिए होता है। उन सेंटर को और ज्यादा स्ट्रेंथन करना, वहां प्री प्राइमरी क्लासेस की व्यवस्थाएं करना, उनका डेवलपमेंट करना, है ना। प्री स्कूल जो होता है ना, वैसे ही आंगनबाड़ी है गवर्नमेंट का, आंगनबाड़ी को क्या बोलते हैं, प्री स्कूल। स्टेट लाइक हिमाचल प्रदेश, पंजाब हैव शिफ्टेड टुवर्ड प्री प्राइमरी एजुकेशन while राजस्थान हैज सीन ग्रोथ इन प्राइवेट एंड आंगनबाड़ी बेस्ड प्री प्राइमरी क्लासेस। राजस्थान में ज्यादा आंगनबाड़ी बेस्ड या प्राइवेट बेस्ड प्री प्राइमरी क्लासेस हैं, बट हिमाचल प्रदेश और पंजाब ने ऐसे स्कूल्स ही बना दिए हैं प्री प्राइमरी, आंगनबाड़ी से ये लोग आगे बढ़ गए हैं। गवर्नमेंट स्कूल्स ड्राइव रिकवरी। The recovery is primarily driven by government schools which have historically lagged behind private school. कौन सा रिकवरी, ये जो अर्थमेटिक या फिर न्यूमरेसी जो है, इनका इंप्रूवमेंट जो बच्चों में देखा गया है, ये ज्यादा कहाँ देखा गया, गवर्नमेंट स्कूल में देखा गया, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल ही पीछे थे, इसलिए उनमें रिकवरी ज्यादा देखा गया, है ना। गवर्नमेंट स्कूल्स में गेन्स इन गवर्नमेंट स्कूल सरपास दोज इन प्राइवेट स्कूल, मार्किंग एंड नोटेबल शिफ्ट।
गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों में ज्यादा गेन देखने के लिए मिला है। सिस्टमिक इशू हाईलाइट किया इस रिपोर्ट ने। डिसीजन ऑन टीचिंग रिमेन फोकस्ड ऑन सिलेबस कंप्लीशन रादर देन यूनिवर्सल FLN गोल्स। ज्यादा से ज्यादा टीचर्स और स्कूल सिलेबस कंप्लीशन पे फोकस करते हैं, लर्निंग पे नहीं। कॉन्ट्राडिक्शन बिटवीन सिलेबस कंप्लीशन एंड FLN अचीवमेंट रिक्वायर सिस्टमिक रिजोल्यूशन। सिस्टमेटिक रिजोल्यूशन, सिलेबस कंप्लीट करना है कि फुल लर्निंग होना चाहिए, उस पे क्या है, उस पे आपको एक तरह से वापस से कॉन्ट्राडिक्शन को रिजॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, अब आगे बात करते हैं आसाम स्पेसिफिक, जो कि आपके APSC में काम आएगा। आसाम स्पेसिफिक, इंक्रीज्ड इनरोलमेंट इन अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन। अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन प्री स्कूल्स में इनरोलमेंट बढ़ा है 2022 में 84%, 2024 में 89.8%। ठीक है, ऐसे ये बहुत सारा आंगनवाड़ी सेंटर सॉ हाई पार्टिसिपेशन, 81% ऑफ 3-year-old एंड 68% ऑफ 4-year-old अटेंडिंग, सरपासिंग नेशनल एवरेज। कहां पे? असम की बात कर रहे हैं। चैलेंजेस क्या है? मैथमेटिक्स में है, अ सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ स्टूडेंट स्ट्रगल विद बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशंस। ये असम की बात है। जब भी आप GS5 के आंसर करो या इनफैक्ट APSC के GS2 के आंसर करो, इन सब फैक्ट्स को आप यहां पे मेंशन कर सकते हो। टेबल वाइज डिटेल्स हैं कि गवर्नमेंट आंध्र प्रदेश, आसाम, बिहार, इनका कि कैसे कैसे ये टेबल्स दिखाते हैं। रीजन फॉर लो स्किल्स, इनएडिक्वेट टीचर स्टूडेंट रेशियो, इनसफिशिएंट लर्निंग रिसोर्स, सोशियो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज, ये सब है जिसके वजह से बच्चे बहुत ज्यादा सीख नहीं रहे। ठीक है, अचीवमेंट्स इन डिजिटल लिटरेसी। डिजिटल लिटरेसी आसाम में काफी ज्यादा अचीवमेंट देखने के लिए मिला है। मोर देन 85% ऑफ स्टूडेंट जो 14 से 16 के बीच में है आर प्रोफिशिएंट इन यूजिंग स्मार्टफोन फॉर वेरियस पर्पसेस। हाउएवर इफेक्टिव एजुकेशनल यूज इज लिमिटेड, ज्यादा एजुकेशन के लिए यूज नहीं हो रहा है। प्राइवेट स्कूल स्टूडेंट्स आउट परफॉर्म देयर गवर्नमेंट स्कूल काउंटर पार्ट्स, इंडिकेटिंग अर्ली लर्निंग डेफिसिट एंड द नीड फॉर फाउंडेशनल लिटरेसी रिफॉर्म। प्राइवेट स्कूल जो है आउट परफॉर्म करते हैं जनरली किसको? गवर्नमेंट स्कूल वालों को। हम बात कहाँ कर रहे हैं? आसाम की। तो ये सारी चीजें हैं, ये सारा फैक्टर है जो ASER रिपोर्ट लेके आई है। डीप सीक AI, डीप सीक क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ऐप है, वेबसाइट है, जिस पे जाके आप कोई चीज सर्च कर सकते हो, कोई कंटेंट सर्च कर सकते हो, कोई लॉ सर्च कर सकते हो। ठीक है, ये आपको क्या देगा उसके बारे में, जैसे गूगल काम करता था, ये और ज्यादा स्पेशलाइज्ड काम खुद से ये नॉलेज निकाल के दे देगा। कौन? डीप सीक। गूगल तो एक तरह से आपको बस प्लेटफॉर्म देता है, कहीं पे कोई चीज पब्लिश है इंटरनेट में, कोई इंटरनेट के डोमेन में है तो उसका लिंक दे देगा कि पूरा पढ़ लो, जो समझना है समझ लो। बट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या करती है? आपके गाइडलाइंस को फॉलो करती है, जो गाइडलाइंस आप देते हो, है ना, कि आपको किसी सब्जेक्ट में प्रिसाइज इंफॉर्मेशन चाहिए तो प्रिसाइज इंफॉर्मेशन देती है। और चाइना ने अपना डीप सीक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लॉन्च किया है। इस लॉन्च के बाद से क्या हुआ? इस लॉन्च के बाद से एक कंपनी है एनवीडिया, एनवीडिया का वैल्यूएशन भयंकर तरीके से ड्रॉप हो गया। ड्रॉप क्यों हो गया? एनवीडिया भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काम कर रही है, तो ऑलरेडी डीप सीक एक कंपनी जो है अचानक से लॉन्च होती है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काम करेगी। वाई हैज द चाइनीज स्टार्टअप डीप सीक शेकन अप सिलिकॉन वैली एंड ट्रिगर्ड अ स्टॉक मार्केट राउट इन द वेस्ट? What are the implication for India and others in the AI fray? जो AI fray में है उन पे क्या implication पड़ेगा? तो अचानक से जो वेस्टर्न मार्केट है, US है, उनका स्टॉक्स क्रैश करते हुए दिख रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड, क्योंकि चाइना उस चीज में आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। डीप सीक इज एन एडवांस AI मॉडल डेवलप्ड बाय डीप सीक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी लिमिटेड। इट इज टेलर्ड फॉर एंटरप्राइज लेवल एप्लीकेशन। कैसा लेवल? एंटरप्राइज, कोई कंपनी इसको अप्लाई कर पाए, है ना, कोई हॉस्पिटल है, कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, ऐसा इसको अप्लाई कर पाए, इसके लिए है। एंड फोकसेज ऑन प्रोवाइडिंग इंडस्ट्री स्पेसिफिक सॉल्यूशन। ज्यादा से ज्यादा कैसा देगा? इंडस्ट्री स्पेसिफिक सॉल्यूशन देगा। अनलाइक द मोस्ट चाइनीज टेक कंपनी, डीप सीक एडॉप्टेड एन ओपन सोर्स अप्रोच मेकिंग इट्स AI मॉडल एक्सेसिबल। ओपन सोर्स अप्रोच है टू द पब्लिक एंड लोअरिंग डेवलपमेंट कॉस्ट। इसका डेवलपमेंट कॉस्ट बाकी AI से कम है। बाकी और डिटेलिंग में हमें बहुत जाने की जरूरत नहीं है। China's large language model are cheaper and more efficient compared to Western counterpart, signaling a shift in AI leadership dynamics. इसी वजह से US के बहुत सारे मार्केट क्रैश करते हुए दिखाई दिए। बहुत सारे मार्केट मतलब बहुत सारे शेयर्स। इंडियाज पोजीशन क्या है? हमारा पोजीशन, द सक्सेस ऑफ डीप सीक एंड सिमिलर मॉडल हाईलाइट द नीड फॉर
countries like India to focus on building foundational AI models or leveraging open source LLM. Open source LLM मतलब large language model to create innovative application. तो हम लोग क्या करें, हम लोग भी ऐसा ओपन सोर्स मॉडल बेस्ड LLM क्रिएट करें, AI इनोवेशन क्रिएट करें, ये हमें करने की जरूरत है. इंडिया में एक्सपर्ट्स आर डिवाइडेड ऑन विदर इंडिया शुड डेवलप फाउंडेशनल मॉडल फ्रॉम स्क्रैच और अडॉप्ट एग्जिस्टिंग ओपन सोर्स मॉडल. ओपन सोर्स मॉडल जैसे कि मान लो एंड्रॉयड जो है वो ओपन सोर्स मॉडल है ना, यूपीआई जो है वो ओपन सोर्स मॉडल है. तो ओपन सोर्स मॉडल को ही आगे डेवलप किया जाए कि हम स्क्रैच से बिल्ड करें, बिल्कुल ये यहाँ पे इंडियन इंडस्ट्री में डिबेट चल रहा है कि हमें कहाँ से डेवलप करना चाहिए. ग्लोबल इम्प्लीकेशन, द राइज ऑफ कॉस्ट एफिशिएंट एआई मॉडल्स फ्रॉम चाइना कुड चैलेंज ट्रेडिशनल टेक लीडर्स इन द वेस्ट एंड रीशेप ग्लोबल एआई डेवलपमेंट स्ट्रेटजी. Shift in AI industry. This marks a turning point where high quality foundational models can be built quickly and affordably. High quality models quickly बनाया जा सकेगा and affordably, prioritizing real world application over brute computational force. Real world जो एप्लीकेशन है उसको क्या किया जाएगा, प्रायोरिटाइज. अब बात करते हैं लार्ज लैंग्वेज मॉडल और स्मॉल लैंग्वेज मॉडल में. इसको हमने पहले भी कुछ दिन पहले भी हमने कंपेयर किया था. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एक होता है लार्ज लैंग्वेज मॉडल, एक होता है स्मॉल लैंग्वेज मॉडल. लार्ज लैंग्वेज मॉडल आर ट्रेन्ड ऑन वास्ट जनरलाइज्ड डेटाबेस. बहुत ज्यादा डेटाबेस पे इनको ट्रेन किया जाता है. और LLMs एम फॉर AI आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस. SLM फोकस ऑन स्पेसिफिक एप्लीकेशन विथ मिनिमल ओवरहेड. जो आपके स्मॉल लैंग्वेज मॉडल्स हैं, स्मॉल लैंग्वेज मॉडल स्पेसिफिक चीजों फोकस करते हैं, उनको बहुत लार्ज डेटाबेस फीड नहीं किया हुआ है, वो हर चीज के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते हैं. किसी एक खास सेक्टर, किसी खास पर्पस, किसी खास इंडस्ट्री का डेटाबेस उनको फीड किया गया है, किसी कोई खास पर्पस से ही काम कर सकते हैं, तो वो ज्यादा स्पेसिफिक है. LLM ज्यादा जनरलाइज्ड इंफॉर्मेशन देगा. कंप्यूटेशनल एफिशिएंसी, SLM रिक्वायर लेस कंप्यूटेशनल पावर, क्योंकि उसके पास डेटा सेट ही कम है, पावर कंजम्पशन कम करेगा. इन्फ्रेंस स्पीड एंड लेटेंसी. स्मॉलर साइज ऑफ SLM इनेबल फास्टर प्रोसेसिंग एंड रियल टाइम रिस्पॉन्सिवनेस. ये हमने डिटेल में कुछ दिनों पहले भी किया था. कॉस्ट इफेक्टिवनेस, LSLM आर चीपर टू डेवलप एंड डिप्लॉय, अपीलिंग टू स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन एंड रिसर्च ग्रुप विथ बजट कंस्ट्रेंट. SLM क्या है, स्मॉल लैंग्वेज मॉडल जो होता है वो चीपर है, डेवलप करना भी और डिप्लॉय करना भी, तो ज्यादा अपीलिंग हो जाता है. ठीक है. हाउ स्मॉल लैंग्वेज मॉडल वर्क, डेटा कलेक्शन, आर्किटेक्चरल मॉडल, ट्रेनिंग द मॉडल, फिर ट्यूनिंग और फिर यूजिंग द मॉडल. इस पे स्मॉल लैंग्वेज मॉडल बने हुए रहते हैं. ठीक है. तो इसका डीप सीक से कुछ खास लेना देना नहीं है. हमने अब चैट जीपीटी और डीप सीक को अगर कंपेयर करोगे, चैट जीपीटी का नाम आपने सुना होगा, कुछ लोगों ने थोड़ा बहुत यूज भी किया होगा. चैट जीपीटी किसके लिए होता है, अब बेसिक चीजें समझ लो. सुटेबल फॉर जनरल पर्पस प्लेटफॉर्म, ये है ऑप्टिमाइज फॉर एंटरप्राइज डिप्लॉयमेंट्स, इंटीग्रेट विथ ERP सिस्टम, हाई एक्यूरेसी इन स्पेशलाइज्ड डोमेन्स, प्रोड्यूस ह्यूमन लाइक टेस्ट बट कैन बी इनएक्यूरेट. चैट जीपीटी गलती भी बहुत करता है. यहाँ पे एक्यूरेसी क्या है, हाई है. इन स्पेशलाइज्ड डोमेन विथ स्ट्रक्चर्ड डेटा, डेटा ज्यादा स्ट्रक्चर्ड देगा. लिमिटेड कस्टमाइजेशन, सम फाइन ट्यूनिंग पॉसिबल. चैट जीपीटी का कस्टमाइजेशन आप अपने तरीके से यूज करना चाहो तो बहुत कम पॉसिबल है. ये डीप सीक हाईली कस्टमाइजेबल है, हर इंडस्ट्री, हर पर्सन के नीड के हिसाब से उसको टेलर किया जा सकता है. कस्टमर सपोर्ट, एजुकेशन, कंटेंट क्रिएशन के लिए यूज होता है. फाइनेंशियल एनालिसिस, हेल्थ केयर, लीगल, लॉजिस्टिक एप्लीकेशन, सबके लिए कौन यूज हो सकता है, डीप सीक. ठीक है. तो ये बेसिक डिफरेंसेस है. इसमें हाइब्रिड आर्किटेक्चर किया गया है, मशीन लर्निंग, डेटा वगैरह सब चीज का. यहाँ पे जीपीटी आर्किटेक्चर है, हाइब्रिड नहीं है, जीपीटी. ठीक है. जीपीटी तभी इसका नाम क्या है, चैट जीपीटी. थर्ड टॉपिक पे चलते हैं. डी नोटिफाइड, नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक ट्राइब्स के बारे में हम लोग पढ़ते हैं. डी नोटिफाइड, नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक ट्राइब्स. तो ट्राइब्स तो हमें पता है, जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं, एबोरिजिनल हैं, जो ओरिजिनली फॉरेस्ट में रहने के लिए जाने जाते हैं. ऐसे बहुत सारे जो ओरिजिनल कास्ट हैं या जनजातियां हैं, इनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एज अ शेड्यूल्ड ट्राइब रजिस्टर किया हुआ है. बट कुछ ट्राइब्स हैं जिनको हम बोलते हैं डी नोटिफाइड, नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक ट्राइब. ये क्या है? एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एंड ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट हैव कैटेगराइज्ड
268 डीनोटिफाइड सेमी नोमैडिक एंड नोमैडिक ट्राइब फॉर द फर्स्ट टाइम। पहली बार इतने ट्राइब को क्लासिफाई किया गया है। कितना? 268। नोमैडिक, सेमी नोमैडिक मतलब घूमते रहने वाले ट्राइब। अपॉन रिकमेंडेशन बाय इडेट कमीशन, इडेट कमीशन काफी पहले आया था, एंड स्पेशल कमिटी अंडर नीति आयोग, ये एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे किया गया है। तो जिनका एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल है उनके लिए तो ये टॉपिक एकदम मस्ट है। एंड ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट हैव कैटेगराइज्ड 268 डीनोटिफाइड सेमी नोमैडिक एंड नोमैडिक ट्राइब फॉर द फर्स्ट टाइम, है ना। 179 ऑफ दीज हैव बीन रिकमेंडेड फॉर इंक्लूजन इन शेड्यूल कास्ट। तो जितने 268 जो ट्राइब है उसमें से 179 को रिकमेंड किया गया है कि उनको शेड्यूल कास्ट में या शेड्यूल ट्राइब में या ओबीसी लिस्ट में उन सारे ट्राइब्स को डाल दिया जाए। प्रीवियस कमीशंस भी रहे हैं, इदेत कमीशन के पहले भी लोकूर कमीशन, मंडल कमीशन, रेनके कमीशन, इडेट कमीशन, ये लोग अटेम्प्ट किए कि ये जो डीनोटिफाइड ट्राइब हैं इन सबको क्या किया जाए, एक कम्युनिटीज को सबको कवर कर दिया जाए, क्लासिफाई कर दिया जाए किसी ना किसी लिस्ट में, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब या ओबीसी लिस्ट में। बट ये लोग पूरी तरह से सक्सेसफुल नहीं हुए। डिबेट ऑन क्लासिफिकेशन अप्रोच। अब बात यह आ रहा है कि क्लासिफाई अगर किया भी जाएगा एससी एसटी ओबीसी के अंदर तो कैसे किया जाए। क्रिएट अ सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशनल कैटेगरी, क्या एससी एसटी ओबीसी के अलावा कोई नया कैटेगरी बनाया जाने की जरूरत है फॉर डी नोटिफाइड ट्राइब, इन तरह के ट्राइब के लिए। द स्टडी इज नाउ अंडर रिव्यू बाय अ स्पेशल कमिटी लेड बाय नीति आयोग, और इसके रिकमेंडेशन जो है ना, इफ रिकमेंडेशंस आर एक्सेप्टेड स्टेट गवर्नमेंट विल नीड टू टॉक फर्दर एक्शन फॉर क्लासिफिकेशन। तो यहां तक आपको बात समझ में आई होगी। कुछ ट्राइब्स ऐसे हैं जो डायरेक्टली एसटी में भी नहीं है, एससी में भी नहीं है, ओबीसी में भी नहीं है ना, और ये इंडिया में बहुत पीछे हैं, पिछड़े हुए हैं, ठीक है, घूमते रहते हैं, कुछ तो घूमते हुए भी नहीं है, और ये ब्रिटिश गवर्नमेंट की वजह से इनको इतना प्रॉब्लम झेलना पड़ता है। क्यों, हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। हु आर डी नोटिफाइड नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक ट्राइब। देखो, डी नोटिफाइड ट्राइब आर कम्युनिटीज दैट वेर नोटिफाइड एज बीइंग बॉर्न क्रिमिनल, कि वो लोग बॉर्न क्रिमिनल हैं, ऐसा ब्रिटिश गवर्नमेंट उनको बोलती थी ड्यूरिंग द ब्रिटिश रिजीम अंडर अ सीरीज ऑफ लॉ स्टार्टिंग विद द क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट। 1871 में क्रिमिनल्स ट्राइब एक्ट बना दिया गया था। सोचो, जब आप, है ना, ये सब वायसराय लोग पढ़ते हो तो वायसराय के टाइम पे ऐसा क्रिमिनल ट्राइब एक्ट, कुछ ट्राइब को बोल दिया गया कि बॉर्न क्रिमिनल है, बाद में मतलब नोटिफाई कर दिया गया, बाद में उनको क्या किया गया, वहां से डी नोटिफाई किया गया। नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक कम्युनिटीज आर डिफाइंड एज दोज हु मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अदर। तो वन प्लेस से दूसरे जगह जाते हैं तो इनको तंबू लगा के रह लिए, खच्चर लेके गए, तो फिर इनको क्या होता है, रादर देन लिविंग एट वन प्लेस एट ऑल द टाइम, तो फिर इनको कोई बेनिफिट्स नहीं मिल पाता है। Denotified tribe encompass a wide range of community, each with unique cultural practice, language and socio-economic condition. कंजर, नाट, परधी, सपेरा, ये सब इसमें आता है। साउथ एशिया इज एस्टिमेटेड टू हैव द लार्जेस्ट नोमैडिक पॉपुलेशन, जो घूमते रहने वाले पॉपुलेशन है ना, कभी कहीं बसेरा डाल दिया, कभी कहीं चले गए। इन इंडिया अप्रोक्सीमेटली 10% ऑफ द पॉपुलेशन कंप्राइज एनटी, एसएनटी एंड डीएनटी। सोचो, अप्रोक्सीमेटली 10%, दैट इज वेरी ह्यूज एस्टिमेशन। मेजर कमेटी, इन लोगों के लिए जो मेजर कमेटी बनी है तत्काल 1947 में क्रिमिनल ट्राइब्स इंक्वायरी कमेटी बनी थी। फिर इन सब के नाम नहीं याद रखने, 1949 में कमेटी बनी, काका केलकर कमीशन बना जो सारे पिछड़े वर्ग के लिए बना, लोकूर कमीशन, मंडल कमीशन जो बहुत फेमस है, ठीक है, जो स्पेशली कमीशन बने सेमी नोमैडिक और नोमैडिक ट्राइब और डी नोटिफाइड ट्राइब्स के लिए। उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट कमीशन जो बाद में बना उसका नाम है इदेत कमीशन। इदेत कमीशन was established in 2014 under the leadership of Bhikhu Ramji Idet to compile a state-wide catalog of denotified nomadic and semi-nomadic tribe। कि इन सारे ट्राइब का स्टेट वाइड कैटलॉग बनाया जाए, फिर इनको कैसे गवर्नमेंट बेनिफिट देगी वो गवर्नमेंट सोचेगी। बहुत सारा मेजर्स भी इनको चलाया गया। डॉक्टर अंबेडकर प्री मैट्रिक एंड पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, नानाजी देशमुख स्कीम फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ होटल्स हॉस्टल्स, स्कीम फॉर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ डी नोटिफाइड ट्राइब कम्युनिटीज, है ना, जिसमें कि कोचिंग देना, हेल्थ इंश्योरेंस, लाइवलीहुड इनिशिएटिव, फाइनेंशियल असिस्टेंस, ये सब भी शामिल है। ये सारा का सारा आप मेंस में यूज कर सकते हो। प्रीलिम्स में आपसे क्या पूछा जा सकता है, डी नोटिफाइड ट्राइब क्या है, नोमैडिक ट्राइब क्या है, सेमी नोमैडिक ट्राइब क्या है। जब आप ज्योग्राफी की एनसीईआरटी पढ़ते हो तो उसमें आपको नोमैडिक और सेमी नोमैडिक ट्राइब के बारे में भी आपको जिक्र मिलेगा, जो कि डायरेक्टली प्रीलिम्स में पूछा जाता है।
Implication for classification. Inclusion in SC, ST, OBC category ensure that these community gain access in reserve quota. उनको education, employment, political representation ये सब मिलना आसान हो जाएगा. वेलफेयर स्कीम का टारगेट और आसान हो जाएगा, मेन स्ट्रीम में आराम से आने लगेंगे. अब वे फॉरवर्ड क्या है? सीड स्कीम. सीड स्कीम जो अभी हमने बात किया, जो डी नोटिफाइड कम्युनिटीज के लिए है, उसको और ज्यादा इंप्रूव किया जाए. इंप्रूव आउटरीच थ्रू एक्टिव नॉन गवर्नमेंटल और पार्टिसिपेशन एनजीओज को इंक्लूड किया जाए कि और ज्यादा अवेयरनेस क्रिएट किया जाए. आइडेंटिटी एंड रिप्रेजेंटेशन. कंडक्ट कास्ट बेस्ड सेंसस टू कैप्चर द एक्चुअल पॉपुलेशन सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ दीज कम्युनिटीज. Institutional reform. Establish a permanent commission with a clear mandate to oversee denotified tribe welfare. शेड्यूल कास्ट के लिए एक वेलफेयर कमिटी है या कमीशन है, NCSC, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट. वैसे ही है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब, दोनों कॉन्स्टिट्यूशनल है. ओबीसी के लिए भी है नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड कास्ट. ठीक है, उसके अलावा माइनॉरिटीज के लिए भी है नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज. भले ही वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है बट स्टैट्यूटरी है. नेशनल कमीशन फॉर वुमेन भी है. वैसे ही नेशनल कमीशन फॉर एक बना दिया जाए डी नोटिफाइड ट्राइब्स के लिए, जो डी नोटिफाइड ट्राइब्स से रिलेटेड जो भी मैटर्स हैं उनको देखेगी. ठीक है, तो आई होप आज के तीनों टॉपिक्स जो हैं वो आपके समझ में आए होंगे. थैंक यू. जय हिंद.